हेलो दोस्तों, नमस्कार। संबल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो प्री की 7th यूनिट है उसको डिस्कस करेंगे और जो पर्यावरण पारिस्थितिकी उसमें लिखा गया है। वैसे तो ये बहुत ब्रॉड लेवल पर मेंस पर आपके लिखा गया है, लेकिन हम लोग जो यहाँ मेन फोकस करेंगे वो प्री को फोकस करेंगे। मेन फैक्ट और कुछ कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे। देखिए, आपको पर्यावरण इसलिए भी आवश्यक हो जाता है प्री के एग्ज़ाम से के लिए MPPSC, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है प्री का सिविल एग्ज़ाम के साथ जो प्रशासनिक अधिकारी के लिए होता है, तो सिविल में आपके फॉरेस्ट एग्ज़ाम को भी शामिल किया गया है। तो फॉरेस्ट के एग्ज़ाम भी अगर शामिल है तो इसका मतलब है कि आपसे कहीं ना कहीं जो पर्यावरण पारिस्थितिकी है या ज्योग्राफी के जो टॉपिक है ज्योग्राफी है, तो यहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। और पिछले बार जो अभी 20 का एग्ज़ाम हुआ उसमें आपने देखा भी कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। तो उस जो पॉइंट को हम लोग ध्यान रखेंगे कि पेपर में हम लोग से कोई ऐसी गलती ना हो जैसे इस बार हुई थी। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और पर्यावरण को समझने का प्रयास करते हैं। कुछ चीज़ें सामान्य जानकारी हम आपको देते चलेंगे और जो फैक्ट होगा वो आपको नोट डाउन करना है, उसको रिवीजन करना है। वैसे तो मैं यहीं याद करवाने का प्रयास करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो 7th यूनिट है हम लोग की। देखिए, पर्यावरण का मतलब थोड़ी समझते हैं। पर्यावरण, इन्वायरमेंट। देखिए, पर्यावरण का मतलब क्या होता है कि एक सामान्य से अगर भाषा में समझे कि पर्यावरण के जो शाब्दिक अर्थ मानते हैं कि परिधन आवरण, मतलब हमारे जो चारों ओर का जो आवरण है, वातावरण है, वो हमारा पर्यावरण है। तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे इसके केंद्र में क्या हो जाएगा, मानव। इसके मानव क्या हो जाएगा, केंद्र में होगा। तो मानव को केंद्र में रख के तो ऐसा बोल सकते हैं हम प्लस हमारे चारों ओर का वातावरण, ठीक है। तो पर्यावरण को सामान्य भाषा में समझ गए, मानव को केंद्र में रख करके, मतलब हम और हमारे चारों ओर का जो वातावरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण को हरदम ये जरूर समझेंगे, क्योंकि पर्यावरण कोई स्थायी इकाई नहीं है, बल्कि पर्यावरण कैसी है। तो पहला ये आप समझे। दूसरा इसमें समझते हैं क्या कि यह पर्यावरण कैसी है, गतिशील इकाई है, ठीक है। ये कैसी इकाई है, एक गतिशील इकाई है। तो आप ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्यावरण कैसी इकाई है, तो एक गतिशील इकाई है, क्योंकि जो जैविक और अजैविक तत्व पाए जाते हैं। क्योंकि पर्यावरण के 2 प्रकार के घटक होते हैं। आप देखिए, समझेंगे यहाँ, ठीक है। घटक देखिए, 2 प्रकार के यहाँ घटक होते हैं। पहला जैविक घटक, दूसरे होते हैं अजैविक घटक, ठीक है। जैविक घटक और अजैविक घटक। तो पर्यावरण के 2 घटक पाए जाते हैं, 2 प्रकार के घटक। कहीं कहीं आपको तीसरा घटक भी मिलेगा, तो आप इसको भी अलग से भी ध्यान रख सकते हैं, जिसे ऊर्जा बोला जाता है, ठीक है, एनर्जी। तो पर्यावरण के कितने घटक, 3 घटक हो गए। मेन तो 2 घटक होते हैं, जैविक और अजैविक, और तीसरा घटक ऊर्जा के रूप में माना जाता है। आपसे प्री में डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन सा घटक नहीं है। तो अगर जैविक देता है, जैविक और ऊर्जा देता है, तो ये तीनों घटक पर्यावरण के घटक है। फिर एक यहाँ ध्यान रखना है कि पर्यावरण जो संकल्प है, सिद्धांत है, संकल्पना है, वो गतिशील इकाई पर आधारित है ना। फिर पर्यावरण में जो जैविक है, तो जैविक में आप जानते हैं वनस्पति, या इसको पादप बोल सकते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण घटक होता है जैविक घटक में, वह होती है वनस्पति या पादप, ठीक है। दूसरा इसमें होता है जीव जंतु, ठीक है। प्लांट के बाद क्या होता है, जीव हो जाएंगे। और फिर जो इसमें तीसरा होता है वो होते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो अब घटक का कार्य करते हैं, है ना, डिकम्पोजर के रूप में सूक्ष्म जीव यहाँ कार्य करते हैं। तो आपने पूछा, डायरेक्ट आपसे प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्यावरण के जैविक घटक से संबंधित नहीं है, तो आपको इन तीनों को ध्यान रखना है। वनस्पति, पादप, जो सबसे, अगर ये पूछा है तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है, वनस्पति या पादप होता है,
क्योंकि जो यह प्रकृति है, प्रकृति का जो संचालन हो रहा है, जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जो 10% का आप यहाँ रूल पढ़ेंगे, तो वो कहीं ना कहीं वनस्पति और पादप से संबंधित है, क्योंकि सभी जीव जंतु पादप से ही क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। इसलिए सबसे जो इंपॉर्टेंट होगा इसमें पादप, फिर जीव जंतु सूक्ष्म। अजैविक में देखिए, अजैविक को आप मोटी मोटा जानते हैं कि इसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के रूप में। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। ये जो 3 मंडल होते हैं, इनको अजैविक ऊर्जा के अजैविक तत्वों के अंदर, घटक के अंदर शामिल किया जाता है। जबकि इसी के अंदर इसको अलग से अगर पढ़ा जाए तो जैसे तापमान हो जाएगा आपका, वर्षा, ठीक है, मृदा, और इसमें तो सिर्फ आपकी ऊर्जा आएगी, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत सिर्फ मात्र यहाँ क्या होगा, सूर्य प्लस भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी और सनलाइट। तो सनलाइट आपको किस रूप में प्राप्त होगी, कि जो सनलाइट प्राप्त होती है वह इंसुलेशन के रूप में, है ना, सौर्य ताप के रूप में प्राप्त होती है। और भूतापीय ऊर्जा जो पृथ्वी के आंतरिक परतों से जो ऊर्जा संरक्षित है वह आपको भूतापीय। तो ऊर्जा का जो स्रोत होता है मेनली सन होता है, सूर्य होता है, और एक ऊर्जा इसमें भूतापीय ऊर्जा को भी आपको ध्यान रखना। मान लीजिए कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऊर्जा के 2 स्रोत हैं, तो सूर्य और भूतापीय ऊर्जा, और मुख्य स्रोत पूछता है तो सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य के ही जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो एनर्जी प्राप्त होती है, उसके द्वारा इस संसार में सभी प्रकार की एनर्जी और ऊर्जा का संचार होता है। तो अजैविक घटक में तापमान हो गया, वर्षा हो गया, मृदा हो गया, और भी चीज में आप देख लीजिए, वायु हो गई, जल हो गया, है ना। तो यहाँ ये स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, जिसमें कार्बनिक जो भाग नहीं है वो अजैविक घटक, और जैविक घटक के अंदर वनस्पति, पादप और जीव जंतु और सूक्ष्म जीव को शामिल किया जाता है। तो आप यहाँ ये समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग इसके बाद फिर पर्यावरण को आप समझ गए कि पर्यावरण कैसा हो गया, हम और हमारे चारों ओर का वातावरण, ये गतिशील इकाई है। जैविक घटक और अजैविक और ऊर्जा, ऊर्जा में सिर्फ हम लोग सूर्य को देखा, और जो इसमें जैविक घटक है वनस्पति, पादप, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव, जबकि अजैविक घटक में स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण हम लोगों ने देखा, और उसके बाद आप पारिस्थितिकी देखते हैं, है ना। तो पारिस्थितिकी, इकोलॉजी जो वर्ड जिसके लिए यूज किया जाता है, तो सबसे पहले जो इस वर्ड को यूज किया था वो विद्वान थे अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, सबसे पहले जिस वर्ड को यूज किए थे वो अर्नेस्ट हैकल नाम के विद्वान थे, और जो वर्ड इन्होंने यूज किया था वो नाम, उसका जो वर्ड था ओइकोलॉजी इन्होंने किया था। ठीक है, ओइकोलॉजी वर्ड का यूज किया था, और यह एक जो शब्द है यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक शब्द है। ठीक है, इसको ध्यान रखेगा अपना, ग्रीक शब्द है। ओइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया, और जिसका मतलब होता है कि किसी जीव के जो आवास होता है, जो उसका हैबिटेट होता है, उस हैबिटेट के बारे में अध्ययन करना, एक वैज्ञानिक अध्ययन करना क्या कहलाएगा, पारिस्थितिकी। तो अगर इसकी हम लोग परिभाषा के रूप में अगर पारिस्थितिकी देखते हैं कि इसकी परिभाषा किस प्रकार से दे सकते हैं, तो इसकी परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं कि जैविक, है ना, इसको और दूसरे रूप में आप देख लीजिए कि जीवों का पारस्परिक, जीवों का पारस्परिक और पर्यावरण, है ना, जीवों का पारस्परिक, पर्यावरण, पर्यावरण के अंतर संबंध, अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक टेम्परामेंट में अध्ययन किया जाए। ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, तो जीवों का पारस्परिक मतलब कि जीवों का आपस में एक दूसरे के साथ किस प्रकार का संबंध होगा, तो पारस्परिक जो होता है, जीवों का पारस्परिक जो संबंध होता है वो, फिर पर्यावरण के साथ अंतर संबंध, पर्यावरण के साथ जो अंतर संबंध होता है उसका वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाएगा,
पारिस्थितिकी कहलाता है। तो इकोलॉजी वर्ड को आप कैसे प्रस्तुत करेंगे कि सबसे पहले इसका प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल द्वारा किया गया। इन्होंने जो मूल वर्ड था वो था इकोलॉजी वर्ड का प्रयोग किया, जो ग्रीक शब्द है। साथ ही जीवों का इसका जो परिभाषा होती है, बोल सकते हैं पारिस्थितिकी क्या है, एक विज्ञान है। ये जरूर ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, एक साइंस है ना, एक ये क्या है, विज्ञान है। और इस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन क्या करते हैं, तो इस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं जीवों का पारस्परिक संबंध और पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन जो कहलाता है वो इकोलॉजी कहलाता है। और यह एक साइंस है। तो साइंस का यहाँ मतलब क्या हो गया, तो साइंस में जो जीव होता है, जो इस पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो जीव होता है, तो जीव और उसके जो आवास होता है, जीव और उसके आवास का जो अध्ययन किया जाता है वो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। और जो पारिस्थितिकी विज्ञान के पिता कहलाते हैं, जिसमें मेन बोलते हैं किसको, इकोलॉजी साइंस। इकोलॉजी जो साइंस के जनक हैं उन्हें ओडम महोदय को माना जाता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी साइंस, इकोलॉजी साइंस, ठीक है, साइंस के पिता, ठीक है, ओडम महोदय को कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान रखेंगे, ये स्पेशल क्वेश्चन आपको प्री के लिए कि इकोलॉजी साइंस के पिता कौन कहलाते हैं, तो ओडम महोदय को इकोलॉजी का पिता कहा जाता है। तो आपने पारिस्थितिकी समझ लिए होंगे। अब इसके बाद हम लोग पारिस्थितिकी के बाद ये ध्यान रखेंगे अर्नेस्ट हैकेल यहाँ, और फिर ग्रीक शब्द है ये, और जीवों के यहाँ पारस्परिक संबंध जो होता है उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, और यह साइंस के रूप में पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं। और साथ ही जो इकोलॉजी साइंस है इसके जो पिता हैं वो ओडम महोदय को माना जाता है। फिर इसके बाद हम लोग पारिस्थितिक तंत्र को समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब इकोसिस्टम को समझते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। तो जो पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक हैं ओडम महोदय, तो ओडम महोदय ही सबसे पहले इस शब्द को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। जबकि ये जो शब्द आता है, जो शब्द को देते हैं वो सबसे पहले जो यूज करते हैं ना, फर्स्ट बार जो शब्द को प्रयोग करते हैं या संकल्पना जो देते हैं वो कौन होते हैं, एजी टांसले। एजी टांसले महोदय सबसे पहले क्या करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र की जो संकल्पना हो उसे प्रस्तुत करते हैं। जबकि जो परिभाषित करने का प्रयास करते हैं वो कौन करते हैं, इसके जो पारिस्थितिकी के पिता ओडम महोदय हैं वो परिभाषित इसको करते हैं। ठीक है, ओडम महोदय इसको परिभाषित करते हैं। वो परिभाषित किस प्रकार से करते हैं, देख ली पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है कि जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक घटकों से निर्मित संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। क्या समझे हम लोग कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, जैविक अजैविक घटकों से निर्मित संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पारिस्थितिक तंत्र कहलाती है। और जो ये पारिस्थितिक तंत्र होगा, यह जो प्रकृति होती है, प्रकृति या पर्यावरण की सबसे आधारभूत इकाई के रूप में इसे जाना जाता है। तो यह प्रकृति की पर्यावरण की आधारभूत, है ना, आधारभूत या, ठीक है, आधारभूत या मौलिक इकाई होती है। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यावरण की आधारभूत इकाई क्या है, तो पारिस्थितिक तंत्र है। क्यों आधारभूत इकाई है, क्योंकि जैविक अजैविक जो तत्व हुए, जो हम लोगों ने अभी पर्यावरण में पढ़ा कि जैविक कौन से तत्व होते हैं, जैसे वनस्पति होगी, पादप हो गए, जीव जंतु हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए। अजैविक कौन से हो गए, जैसे तापमान हो गया, वर्षा हो गया, ऊर्जा होगी। तो इनकी जो घटक होते हैं, इन घटकों से निर्मित संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, जैसे
आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई वन भूमि है, कोई स्थान या घास भूमि है, तो घास भूमि क्या होगा कि वहाँ एक वनस्पति के रूप में घास उत्पन्न होगी, वहाँ रहने वाले जैसे चरने वाले जो वहाँ के जीव होंगे, जैसे हिरण वहाँ का जीव होगा, फिर वहाँ जो अजैविक चीज़ वहाँ मिट्टी होगी, फिर मिट्टी से सूर्य का प्रकाश होगा जिसमें वनस्पति का विकास होगा। तो उससे क्या होगा, एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का जन्म होगा, और यही संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई परिस्थिति तंत्र कहलाती है। इसलिए आधारभूत मौलिक इकाई पर्यावरण की क्या हो गई, पारिस्थितिक तंत्र हो गई। तो इसके बारे में आप समझे। फिर देखिए, इसमें यह ध्यान रखना है कि आपसे ये परिभाषा तो यहाँ प्री में नहीं पूछेगा कि क्या होती है, लेकिन हो सकता है कि आपसे ऐसा पूछ ले, जैविक अजैविक घटकों से निर्मित संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। प्लस इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे कि मानव इसका सबसे प्रमुख घटक होता है, ये भी बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मानव इसका प्रमुख घटक होता है, प्रमुख घटक होता है। ये चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फिर परिभाषा आप देख लीजिए, जैविक अजैविक घटकों से निर्मित संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, जिसका मानव प्रमुख घटक या कार्यकर्ता होता है। तो आप यहाँ तक ये पर्यावरण की आधारभूत मौलिक इकाई को समझ लिए हैं, और देख लेते हैं इसमें कि अपने को क्या देखना है ना। और इसमें एक चीज और हाँ ध्यान रखेंगे कि पारिस्थितिक जो तंत्र होता है हरदम, क्योंकि इसमें ऊर्जा का जो निवेश होता है, ऊर्जा का जो निवेश होता है और जो ऊर्जा का निष्कासन होता है वह हरदम क्या होता है, संतुलित अवस्था में रहता है, इसलिए खुले तंत्र के रूप में कार्य करता है। क्या रहेगा, ये ओपन सिस्टम होता है, खुला तंत्र होता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र कैसा तंत्र है, एक खुला तंत्र है, ओपन सिस्टम के रूप में कार्य करता है। तो क्या क्या हम लोग देखें कि संकल्पना जो दे दी एजी टांसले, ओडम जो पारिस्थितिक जो विज्ञान है उसके जनक, वो सबसे पहले इसको परिभाषित करते हैं, जिसमें मानव के प्रमुख घटक बताते हैं। और पर्यावरण की आधारभूत ये मौलिक इकाई है क्या, पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है, आधारभूत इकाई है, और खुले तंत्र के रूप में इकोसिस्टम काम कर रहा है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे प्री में पूछा जा सकता है। तो आइए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करके मिटा के। ठीक है, तो हम लोग पारिस्थितिक तंत्र देखें। तो पारिस्थितिक तंत्र देखिए, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र के समूह, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र का जो समूह होता है, पारिस्थितिक तंत्र के समूह को बायोम कहते हैं। क्लियर हो रहा है, क्योंकि जैसे एक पारिस्थितिक तंत्र, दो पारिस्थितिक तंत्र, तीन पारिस्थितिक तंत्र, चार पारिस्थितिक, ऐसे ही पारिस्थितिक तंत्र होंगे। तो जो इनका ग्रुप होगा ये बायोम कहलाएगा। क्योंकि बायोम जो होता है इसको एक जैविक कटिबंध भी बोला जाता है। बायोम को क्या बोलते हैं, जैविक कटिबंध। जैसे महासागर का एक बायोम होगा, किसी भी घास स्थल का एक बायोम होगा, विषुवत-रेखीय जो वन होते हैं उनका एक अलग बायोम होगा। इसलिए जैविक कटिबंध बोला जाता है, क्योंकि जो जैव विविधता होती है उस आधार पर हमने क्या किया कि भूमि का या स्थल खंड का, जल खंड का विभाजन कर देते हैं। इसलिए आपको बायोम को जैविक कटिबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आप ध्यान रखें कि जैविक कटिबंध होते हैं तो बायोम होते हैं। बायोम के हम लोग प्रकार अभी देख लेंगे कौन कौन से प्रकार होते हैं। वन बायोम क्या होते हैं, घास बायोम क्या होते हैं। तो वन बायोम का मतलब जहाँ वन पाया जाता है, घास बायोम का मतलब जहाँ घास पाई जाती है। फिर उसका मरुस्थली बायोम कौन से होते हैं, तो जहाँ मरुस्थल पाया जाता है तो मरुस्थली बायोम। तो उनका हम लोग प्रकार देखें। यहाँ क्या, ये अलग अलग परिस्थिति, जैसे मान लीजिए कि अलग अलग परिस्थिति तंत्र हैं। जैसे एक जल परिस्थिति तंत्र है, कोई स्थल है, कोई एस्चुरी का है, तो कोई नदी का है, तो कोई वहाँ का जो घास है पाई जाती है वो घास का हो गया। तो जब ये एक ग्रुप में पाया जाता है किसी स्थान पर तो उसे हम बायोम कहते हैं। और तो हम लोग क्या समझे कि पारिस्थितिक तंत्र के समूह को बायोम कहते हैं, है ना। पारिस्थितिक तंत्र के समूह को बायोम कहा जाता है। जबकि बायोम का जो समूह होता है, क्या ध्यान रखेंगे, जो बायोम का समूह होता है इसको जैवमंडल, ठीक है, बायोस्फीयर बोलते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि पारिस्थितिक तंत्र के समूह को बायोम कहते हैं और बायोम के समूह को जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल के और भी दूसरे रूप में आप परिभाषित कर सकते हैं, जैसे
ऐसे कि स्थल मंडल, ये हो गया आपका स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का वह संक्रमण क्षेत्र, ठीक है ना। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल का वह संक्रमण क्षेत्र जहां मानव या जीवों का विकास होता है। तो क्या आपने जयमंडल में परिभाषित किया? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल का वह संयुक्त या संक्रमण क्षेत्र जहां मानव और जीवों का विकास होता है उसे हम जयमंडल कहते हैं। और हम लोगों ने यहाँ का परिभाषा देखा कि पारिस्थितिक जो बायोम है, बायोम के समूह को जयमंडल कहते हैं। तो जो बायोम होता है वो जैव कटिबंध के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता है, जबकि जो जयमंडल होता है ये जीवों के लिए क्या होता है? सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। तो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होता है वो जयमंडल होता है। तो यहाँ हम लोग इसकी देख लेते हैं विशेषताएं। ठीक है, तो जयमंडल की कुछ हम लोग यहाँ विशेषताएं देख लेते हैं। तो पहला, जयमंडल की जो पहली विशेषता इसमें हो जाएगी तो क्या कि यह सबसे बृहद पारिस्थितिक तंत्र होगा। बृहद पारिस्थितिक तंत्र होता है तो जयमंडल पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिक तंत्र होगा, पहला हो गया। दूसरा, जैविक अजैविक घटकों से बना होगा, जैविक प्लस अजैविक घटकों से निर्मित होगा, जैविक और अजैविक घटकों से निर्मित होगा। तीसरा इसमें बताएंगे ऊर्जा का स्रोत जो होगा, ऊर्जा का स्रोत क्या होगा इसमें, जो हम लोग पीछे पढ़े थे वो मुख्यतः सूर्य इसमें स्रोत होगा। फिर और इसमें क्या बता सकते हैं हम लोग कि यहाँ क्या होता है, जीवों का विकास होता है। ठीक है, तो यहां तक आपने देखा कि पारिस्थितिक तंत्र जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम जो होता है कि ये बृहद पारिस्थितिक तंत्र होता है। जैविक अजैविक जो घटक हैं वो इसमें पाए जाते हैं, और साथ ही जो ऊर्जा है, ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत होता है वह सूर्य होता है। और यह जीवों का विकास के लिए जो अनुकूल दशाएं उत्पन्न होती हैं, और साथ ही ये पारिस्थितिक तंत्र की सबसे बड़ी इकाई होती है। अब हम लोगों ने बृहद इकाई और इसमें देख लीजिए बड़ी इकाई भी ये सबसे होती है ना, बड़ी और बृहद इकाई होती है। तो यहाँ इतनी बातें आपने देखा कि पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम और जयमंडल क्या होता है। अब जयमंडल के बारे में हम लोग आगे की जो क्लास होगी वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ अभी हम लोग पारिस्थितिक तंत्र के बारे में ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और इसकी जयमंडल की जो विशेषता होती है देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, जो संक्रमण क्षेत्र है वहाँ जीवों का विकास हो रहा है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो जीव पाए जाएंगे वो कहीं ना कहीं स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का जो संक्रमण क्षेत्र होता है वहीं जीवों के विकास के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं, और इन्हीं क्षेत्रों में ही जीवों का विकास होता है। ठीक है, तो हम लोग ये पारिस्थितिक तंत्र से आगे बढ़ते हैं कि इसके पारिस्थितिक तंत्र के स्तर और पोषण स्तर हम लोग देखते हैं, है ना, और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हम लोग अब पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार देखते हैं। जो पारिस्थितिक तंत्र के जो मुख्यतः 2 प्रकार बताए जाते हैं इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन प्री में पूछे जाते हैं, तो देख लीजिए। ठीक है, तो जो पहला हम लोग देखते हैं वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, कृत्रिम, है ना। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र मतलब इसमें मानव के द्वारा ही निर्मित होते हैं ना, मानव के द्वारा ये बनाए जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या आ जाएगा, जैसे खेत हो गया, कृषि के लिए बनाया गया खेत हो गया, आपका उद्यान हो गया, अभ्यारण्य क्षेत्र हो गए, और यहाँ एक आप बताए एक्वेरियम जैसे अब विश्व वर्तमान में चल रहा है वो। ठीक है, मतलब जिसमें मानव अपने हस्तक्षेप के द्वारा क्या कर रहा है कि विकास कर रहा है। जैसे खेत हो गया और उद्यान हो गए, एक्वेरियम हो गए, जैसे आप तालाब छोटे छोटे बना देते हैं, है ना। तो इन क्षेत्रों में अगर जो पाया जा रहा है जहाँ कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जो मानव द्वारा विकसित है
तो वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र पर ध्यान देते हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। प्राकृतिक जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, सॉरी, तो इसमें आप देखिए दो प्रकार के हो जाएंगे। पहला जलीय पारिस्थितिक तंत्र, जलीय पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा, और जो दूसरा होगा वो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा, ठीक है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। तो यहाँ मेन हम लोग को अभी जो पढ़ना अभी शुरू करते हैं तो अपन जलीय पारिस्थितिक तंत्र से प्रारंभ करते हैं और जलीय पारिस्थितिक तंत्र को पढ़ते हैं आगे। तो जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र को अभी हम लोग यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र, तो जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है ये दो प्रकार का होता है। पहला ताजा जल या फ्रेश वाटर, और दूसरा जो होता है लवणीय जल या खारा जल, ठीक है, खारा वाटर, जो समुद्री जल होता है जिसको बोल सकते हैं आप। ये समुद्री जल होता है। ताज़ा जल जो वर्षा का जल होता है, इससे जो बनता है वहाँ वर्षा का जल वाले में बता सकते हैं। तो ताज़ा जल हो गया और यहाँ लवणीय जल हो गया, ठीक है। तो ताज़ा जो जल होता है इस पर भी दो भाग आते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए ताज़ा जल में, तो ताज़ा जल को सबसे पहले आप समझ लीजिए, एक होता है स्थायी जल और दूसरा होता है गतिशील। इसका जो इंग्लिश वर्ड है वो आप ध्यान रखेंगे, है ना। इसको बोलते हैं लोन्टिक और ये होता है लैंटिक, लैटिक, ठीक है। लैटिक और लोन्टिक, ठीक है, इस वर्ड को आप ध्यान रखेंगे यहाँ। तो जो स्थायी जल क्षेत्र होते हैं, देखिए स्थायी जल में आप जानते हैं इसमें क्या क्या हो जाएगा, जैसे झील, तालाब। और जो गतिशील जो होता है, गतिशील पारिस्थितिक तंत्र में ये देखिए ताजे जल का जो होता है, ताजे जल में हम लोग अभी देख रहे हैं स्थायी जल और गतिशील जल। स्थायी जो जल होता है इसको लैटिक बोलते हैं। तो इसमें झील और तालाब का यहाँ एग्जाम्पल आपको मिल सकता है। डायरेक्ट पूछेगा कौन सा लैटिक का एग्जाम्पल, नहीं तो झील तालाब इसके एग्जाम्पल, जो स्थायी जल भरे हुए हैं उसकी बात करेंगे। जबकि गतिशील या लॉन्टिक में बात करेंगे तो इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, जैसे नदियाँ आ जाएगी, ठीक है, झरने हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल मुख्यतः। तो आप इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि मानव द्वारा जो निर्मित हो गया, जैसे खेत हो गया, उद्यान हो गया और एक्वेरियम हो गया। जबकि प्राकृतिक जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जलीय पारिस्थितिक तंत्र और ताज़ा जल, है ना, जलीय पारिस्थितिक तंत्र। जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंदर हम लोग ताज़ा जल में देखा जो वर्षा का जल होता है, इसमें दो। स्थायी जल में लैटिक देखा और जो गतिशील जल है इसमें लोन्टिक देखा। स्थायी जल के जो एग्जाम्पल है उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, स्थायी जल में जो देखा वो उसमें झील, तालाब और दलदल भूमि और कीचड़ युक्त भूमि भी इसमें आप देख सकते हैं, है ना, जिनको स्वाम्प या मार्शलैंड बोलते हैं। तो दलदली और कीचड़ भूमि भी इस पर आ जाएगी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दलदली भूमि या कीचड़ युक्त क्षेत्र, ये चीज़ आ जाएगा। जबकि गतिशील वाले क्षेत्र में हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि नदियाँ हो गई और झरने हो गए। ये हम लोगों ने यहाँ क्या देख लिया, जो ताज़ा जल के वर्षा वाले क्षेत्र हैं हम लोगों ने इसमें इसके एग्जाम्पल देख लिए हैं। तो आइए अब लवणीय जल के एग्जाम्पल को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ताज़ा जल आपका ये हो गया, इसमें स्थायी और ये तो लैंटिक, और इसमें ध्यान रखिएगा लैंटिक को, ठीक है। लवणीय जल में जो विशेषता देखते हैं इस पे देख लीजिए क्या क्या हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया, इसमें 3 भाग इसमें भी होते हैं। देखिए जो पहला हो गया वो हो जाएगा सागरीय पारिस्थितिक, है ना, केंद्र, सागरीय पारिस्थितिकी लिख दीजिए इसको, सागरीय पारिस्थितिकी होगी। दूसरा हो जाएगा कौन सा,
कि जो पाए जाने वाले यहाँ छोटे जीव या प्रवाल हैं, प्रवाल पारिस्थितिकी, प्रवाल जो द्वीप पाए जाते हैं उनकी जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसके बारे में आप बताएंगे। और जो तीसरा है वो एस्चुरी के बारे में बताएंगे, है ना, जहाँ जो नदियाँ हैं वो जहाँ मिलती हैं सागर से वहाँ एस्चुरी। ठीक है, तो यहाँ तीन चीज़ें आप देखेंगे, सागरी पारिस्थितिक तंत्र, प्रवाल द्वीप में जो प्रवाल जहाँ पाए जाते हैं उसकी पारिस्थितिक तंत्र, एस्चुरी। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि लवड़ी जल या खारा जल से जो संबंधित पारिस्थितिकी है नहीं है, तो आपको ये तीनों चीज़ें ध्यान रखें। एस्चुरी आप देख लीजिए, एस्चुरी ऐसा समुद्र में नदियों का खुला हुआ भाग होता है या नदियों का जो खुलने वाला मुख होता है जहाँ जैव विविधता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में क्या हो रहा है कि दो पारिस्थितिक जो केंद्र है मिल, क्योंकि एक क्या हो गया, सागर हो गया, और दूसरा नदी की पारिस्थितिक केंद्र हो गया। तो ये दोनों यहाँ क्या होता है, मिलते हैं, तो यहाँ क्या होता है, संघर्ष की स्थिति होती है। इसलिए जैव विविधता क्या होगी, एस्चुरी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यह समुद्र की ओर खुला हुआ मुख होता है जिसको हम एस्चुरी बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल आप देख लीजिए, कौन कौन सी नदियों में मिल जाएगा आपको, नर्मदा मिल जाएगा, तापी नदी में मिल जाएगा, फिर उसके बाद मांडवी में मिल जाएगा, ज्वारी नदी में मिल जाएगा, है ना। ये नदियाँ इसके एग्जाम्पल हैं जो दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र में मिलती हैं, तो वहाँ आपको ये एस्चुरी देखने को मिलेगा। प्रवाल द्वीप हो गया, जैसे लक्षद्वीप के प्रवाल द्वीप हो गया, विश्व में जैसे कहीं भी जो पाए जाते हैं, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ हो गया, उस क्षेत्र में जो प्रवाल द्वीप की जो पारिस्थितिक तंत्र उसकी विशेषता। सागरी परिस्थिति की जो होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि 3 प्रकार के जीव यहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले जो होता है तो प्लैंकटन कहलाते हैं। प्लैंकटन के बाद यहाँ जो होता है बेंथम होते हैं, फिर बेंथम के बाद यहाँ नेक्टन होते हैं। तो उनके बारे में आइए हम लोग आगे देखते हैं कि ये सागरी जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं कौन कौन से जीव होते हैं, क्योंकि इनके बारे में आपको जानना आवश्यक है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि समुद्री जो पारिस्थितिक तंत्र है उस पर जीव 3 प्रकार के पाए जाते हैं। उन तीनों के बारे में हमें जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से प्री में क्वेश्चन आते हैं। यूपीपीएससी में कई बार आए हैं, एमपीपीएससी में भी 1-2 बार आ चुके हैं। तो यह जो टॉपिक है जो अभी पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। साथ ही पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो प्री के लाइन है सिलेबस की, वो डायरेक्ट लिखी है पर्यावरण पारिस्थितिकी और पर्यावरण प्रदूषण। इसलिए पारिस्थितिकी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इकोलॉजी को आप नहीं समझेंगे तो इन्वायरमेंट को नहीं समझेगा, और इन्वायरमेंट को नहीं समझेंगे तो जो डे टू डे लाइफ में आने वाली समस्याएं हैं, वो चाहे मेंस में आप लिखने की प्रैक्टिस में हो या तो दैनिक जीवन में जो सरकार के द्वारा प्लान बनाए जा रहे हैं, जो नीतियां बनाई जा रही हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, वो कहीं ना कहीं आप तभी समझ पाएंगे जो ये मुद्दे हैं। इन मुद्दों को जब आप समझेंगे तो उसके बाद ही आप किसी भी जीवों का संरक्षण और उनके प्रबंधन के बारे में समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के जीवों के बारे में समझते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले जो वर्ड होता है होते हैं प्लैंकटन, ठीक है, प्लैंकटन हो गए। प्लैंकटन के बाद जो होते हैं वो होते हैं बेंथम, बेंथोस से बोलते हैं। ठीक है, नेक्टन सॉरी आते हैं पहले, नेक्टन, फिर होते हैं बेंथोस। नेक्टन, इसके बारे में आप अच्छे से थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, केयरफुली रहेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो प्लैंकटन, जो प्लैंकटन हो गया आपका, तो सबसे जो ऊपर इसके 2 भाग होते हैं। जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र होता है यहाँ 2 भाग होते हैं, एक होता है फोटिक जोन होता है, एक होता है फोटिक जोन। जो फोटिक जोन होता है वो मेनली जो फोटिक जोन होता है तो जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँच जाता है, जैसे ऐसे समझ लीजिए इसको आप कि जैसे 200 मीटर तक जो सूर्य का प्रकाश होता है वो उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, फोटिक जोन। और जब 200 मीटर से अत्यधिक गहराई तक जब जाते हैं, अधिक गहराई में, तो यहां सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित होता है।
तो इसे क्या बोलते हैं? अफोटिक जोन। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे। 200 मीटर जो सूर्य की गहराई, जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है उसे फोटिक जोन बोला जाता है। और 200 मीटर के नीचे की जो गहराई होती है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है उसे अफोटिक जोन बोलते हैं। जिन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश होता है, चाहे वो स्थल खंड हो चाहे जलीय खंड हो, वहाँ जैव विविधता, जैव भार और वनस्पतियों का विकास अच्छा होता है। जबकि जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है या कम मात्रा में पहुँचता है, वहाँ जैव भार, जैव विविधता और वनस्पतियों का विकास बहुत ही कम मात्रा में होता है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो प्लैंकटन होते हैं, तो प्लैंकटन जो होगा, तो सबसे पहली बात इसी की यही ध्यान रखें, क्योंकि 200 जो मीटर के ऊपर पाए जाते हैं, ये किस में होगा? ये फोटिक जोन में होते हैं। ठीक है, फोटिक जोन में ये हो जाएंगे। पहला, ये 2 प्रकार के होते हैं, इनके यह ध्यान रखेंगे। पहला, इसमें पहले होते हैं, ठीक है, प्लांट होते हैं, दूसरे होते हैं जू प्लैंकटन, और यहां हो गया प्लांट प्लैंकटन। ठीक है, प्लांट प्लैंकटन के अंतर्गत यहां में मोस्टली जो आता है वो आता है डायटम और शैवाल। ठीक है, और जो प्लैंकटन के आते हैं, इसमें सूक्ष्म जीव आते हैं। जो समुद्र में जो पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना, आर्थ्रोपोडा जो संघ के आते हैं, आर्थ्रोपोडा के, हाँ बोल सकते हैं कि जो ऊपरी तल पर तैरने वाले रहते हैं, जो प्लैंकटन मतलब कीड़े मकोड़े इसमें बोल सकते हैं, है ना, प्राणी प्लैंकटन। तो इसमें क्या होगा कि कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे कीड़े आते हैं, है ना, वो इसमें पाए जाएंगे। तो डाइटम इसमें क्या होगा? ये डाइटम क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। तो ये प्राथमिक उत्पादक होगा। समझ में आ रहा है आपको कि जो प्लैंकटन होता है 2 प्रकार के हो गए, क्योंकि फोटिक जोन में पाया रहा है, तो फोटिक जोन इसमें होगा। प्लांट प्लैंकटन और जू प्लैंकटन। तो प्लांट प्लैंकटन में डाइटम और शैवाल होंगे। ये भोजन का मुख्य स्रोत होते हैं, किसके? कीड़े मकोड़े जीवों के। साथ ही भोजन के निर्माण करते हैं, इसलिए इसको प्राथमिक उत्पादक बोला जाता है। जबकि जो प्लैंकटन होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। फिर नेक्टन का मतलब हो गया कि ऐसे जीव जो तैरने वाले होते हैं, मतलब कि जो सतह होती है, जो जल की सतह है, वहां से लेकर के अंदर की भागों तक, जो गहराइयों तक क्या होते हैं? तैरते हैं। इसलिए इन जीवों को तैरक जीव बोलते हैं। इसमें मुख्यतः मछलियां आती हैं, है ना, तैरक जीव बोला जाता है, मतलब जो तैर सकते हैं। ठीक है, तैरक जीव इसमें आते हैं। इसमें बेस्ट एग्जांपल इसका आता है मछलियां, फिश आती हैं। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है मछलियां हैं। अब ये क्या देखिए, ध्यान रखना है कि यहाँ क्या हो रहा है? फोटिक जोन है, और ये वाला जो भाग होगा, बेंथोस का जो भाग होता है, ये अधिक गहराई में होगा, अधिक गहराई में होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अफोटिक जोन बोलते हैं। ठीक है, अफोटिक जोन मतलब सूर्य का प्रकाश यहां तक नहीं पहुंच पाता, ये ध्यान रखेंगे। और साथ ही गहराई में जीव पाने वाले, जो अधिक गहराई में पाए जाने वाले जीव होंगे, उनको बेंथोस बोला जाता है। मतलब यहाँ जो जीव रहेंगे वो कहाँ रहेंगे? समुद्री नीतल पर। जैसे केकड़ा से आप परिचित होंगे, तो केकड़े जैसे जीव जो बिल्कुल सतह पर पाए जाते हैं वो बेंथोस कहलाएंगे। और मछलियां यहाँ क्या होंगी? ये नेक्टन या तैरक वाले जीव होंगे। तो इसलिए जो ये वाला क्षेत्र होता है, तो मतलब कि जो ऊपर की तल पे पाए जाने वाले मछलियां होती हैं वो फोटिक जोन के अंतर्गत आती हैं, जबकि निचले भाग में तैरने वाली जो बड़ी मछलियां होती हैं वो अफोटिक जोन के अंतर्गत आ जाती हैं। तो बेंथोस में मेनतः क्या होता है? अफोटिक जोन होगा, जबकि जो प्लैंकटन होगा ये फोटिक जोन होगा, और जबकि नेक्टन वाला क्षेत्र में दोनों क्षेत्र आते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसमें फोटिक जोन को लगाने का, या प्रकाश मंडल जो होता है उसको जो टिक करने का प्रयास करेंगे। तो जो मछलियां हो गई ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, तो ये कौन से उपभोक्ता हो जाएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, और जो बड़ी मछली होंगी तो वो इसमें तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएंगी।
समझ में आ रहा है आपको कि जो छोटी मछलियाँ होंगी वो द्वितीयक उपभोक्ता में, जबकि जो इसमें बड़ी मछलियाँ होंगी वो आपकी तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएंगी। और साथ ही इसमें क्या ध्यान रखेंगे, जो बेंथोस होते हैं यहाँ तक सूर्य की नहीं पहुँच पाते हैं, इसलिए यहाँ के जो जीव पाए जाएंगे वो समुद्र के नीतल पर पाए, जैसे केकड़ा। मतलब ये इनकी जो पाई जाएगी जो खोल होगी, खोल कैसी होगी, खोल कठोर होगी, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम से बनी होगी। तो ठीक है, कैल्शियम से निर्मित, तो जैसे आपका जैसे शंख जिसको आप बोल सकते हैं, घोंघे बोलते हैं, तो वो सब यहाँ पाए जाएंगे। तो यहाँ आप फिर से अब इसको समझिए कि जो परिस्थिति तंत्र के प्रकार में समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के जीवों के बारे में देख रहे थे, तो इसमें जीव 3 प्रकार के प्लैंकटन, नेक्टन और बेंथोस होते हैं। तो प्लैंकटन का मतलब हो गया 2 प्रकार के प्लैंकटन, प्लांट प्लैंकटन है ना, पादप प्लैंकटन और जू प्लैंकटन। तो पादप प्लैंकटन के अंदर डाइटम शैवाल आएगा, जिसके बारे में आप जानते हैं यह भोजन का स्रोत होता है, प्राथमिक उत्पादक, क्योंकि इसी पर ही सभी जीव क्या हो जाते हैं, निर्भर होते हैं। फिर साथ ही जू प्लैंकटन, जू प्लैंकटन में कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं जो तैरते रहते हैं, वो आते हैं, जो मछलियों के मुख्य भोजन होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता होता है जो डाइटम और शैवाल का भोजन करता है। साथ ही जो दूसरा टॉपिक इसमें नेक्टन, नेक्टन में क्या होता है, तैरक जीव आते हैं जो तैर सकते हैं, जिनके पास क्या होते हैं कि पंख पाए जाते हैं, तो वो तैरते हैं। इसमें मछलियाँ प्रमुख आती हैं, ये द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। जबकि बड़ी जो मछलियाँ होंगी उसको ध्यान रखेंगे, वो तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगी, बड़ी मछलियाँ। और बेंथोस के अंतर्गत अधिक गहराई में पाए जाने वाले जो जीव हैं वो पाए जाएंगे, और इनकी जो खोल होगी वो मजबूत होगी, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होगी, कैल्शियम से बनी होगी। और जो समुद्री नीतल पर होते हैं, और जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल इसमें आप केकड़े को ध्यान रखेंगे। और ये फोर्टिक और अफोर्टिक जोन आप ध्यान रखेंगे कि 200 मीटर तक सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है, इसलिए इसको फोर्टिक जोन बोलते हैं। यहाँ की जैव विविधता अधिक होती है, जैसे एस्चुरी का क्षेत्र आप यहाँ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जबकि अधिक गहराई में जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है उसे अफोर्टिक जोन से नाम से जाना जाता है, जहाँ जीव विविधता कम होती है। साथ ही यहाँ जल हरदम क्या होता है, ठंडा जल होता है, जबकि यहाँ जल क्या हो सकता है, गर्म और ठंडा जल दोनों मिक्स होता रहता है। इसलिए इस क्षेत्र में पोषक तत्वों की अभाव होता है, और जबकि जो यह क्षेत्र होता है यह पोषक तत्व की भरमार होती है। इसलिए मछलियाँ जो पकड़ी जाती हैं वो जो प्लैंकटन जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, जैसे जो डागर बैंक हो गया, ग्रांट बैंक हो गए, तो इन क्षेत्रों में मछलियाँ ज़्यादा पकड़ी जाती है। क्योंकि यहाँ जब ठंडी और गर्म जलधारा लगभग 45 अक्षांश पर टकराती हैं, तो इन क्षेत्रों पर जू प्लैंकटन और प्लांट प्लैंकटन के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए इन क्षेत्रों में मछलियों के उत्पादन का सबसे अच्छा स्थानीय माना जाता है, और इसीलिए इस क्षेत्र में मछलियां भोजन करने जाती हैं और उनको पकड़ लिया जाता है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे, और हम लोग अभी इसका जो अगला पार्ट होगा उसको देखेंगे, ठीक है।